हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम हिस्टोरिकल स्कूल के एक और जूरिस्ट को देखेंगे, दैट इज़ सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन का सर हेनरी मैन HENRY मैन। सर हेनरी मैन का टाइम पीरियड, मेरा बोर्ड लगाने वाला है, बहुत जल्दी लगाएंगे वो भी हम। सर हेनरी मैन का टाइम पीरियड है 1822 टू 1888, 1822 से 1888 तक। तो सर हेनरी मैन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने विधि के बारे में जब बात की तो कहा कि जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ है वो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई, उसकी विधि का विकास क्रम बताया और उसकी 4 स्टेजेस बताई। उन्होंने कहा कि 4 जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ हर सोसाइटी में डेवलप हुई है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेज जो उसको नाम दिया, उसे डिवाइन लॉ का नाम दिया, दैवीय विधि नाम दिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ को। उन्होंने कहा कि विधि जो थी वो शासक द्वारा बनाई जाती थी, शासक के समादेश द्वारा बनती थी विधि। लेकिन उन्होंने कहा कि जब शासक समादेश देता था तो वो दैवीय प्रेरणा के अंतर्गत देता था, कि जब वो बोल रहा है, कुछ विधि बना रहा है, अपना आदेश दे रहा है, तो दैवीय प्रेरणा के अंतर्गत होता था वो शासक। तो सुनिए, ड्यूरिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट किंग एक्टेड अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ गॉडेस। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने दैवीय विधि के बारे में बात की। सेकंड स्टेज जो उन्होंने लॉ के डेवलपमेंट की बताई, वो बताई कस्टमरी लॉ की, रूढ़िगत विधि, जो उन्होंने नाम दिया उसको रूढ़िगत विधि। उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, समादेश जब दिए जाते थे राजा के द्वारा, तो जब वो स्थायी रूप धारण कर लेते थे, जब वो स्टेबल हो जाते थे, तो वो रूढ़िगत विधि बन जाते थे। अकॉर्डिंग टू मैन, बार बार समादेश का पालन होने पर वो रूढ़ी बन जाते थे। बाय फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट दे बिकेम कस्टमरी लॉ। जब बार बार राजा के आदेश का पालन समाज में किया जाता था तो वो एक रूढ़ी बन जाती थी, एक कस्टम बन जाता था, और उसे कस्टमरी लॉ सेकेंड स्टेप का नाम दिया। लॉ के डेवलपमेंट में सेकेंड स्टेज कस्टमरी लॉ की थी, अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन। थर्ड स्टेज को उन्होंने नाम दिया विधि का ज्ञान, थर्ड स्टेज बाय हेनरी मैन। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ बाय प्रीस्टली क्लास, थर्ड स्टेज। विधि का ज्ञान, उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेज में धर्माचार्यों के हाथ में आ गया। जो अकॉर्डिंग टू मैन वो कहते हैं कि जो मूल विधि निर्माता कौन थे? जो शासक थे, जो सॉवरन था उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, और जो प्रीस्टली क्लास था, एक धर्माचारी थे। धर्माचारी कौन थे? जो चर्चेज होती थी तब, तो उसमें जो प्रीस्ट्स होते थे, जो पादरी होते थे, उनको धर्माचार्य कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ, द एनफोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ डन बाय प्रीस्टली क्लास। उन्होंने कहा कि जो तीसरी स्टेज थी, तीसरा जो स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ लॉ का, उसमें जो प्रशासन था, जो लॉ का विधि का जो प्रशासन था, वो एक अल्पसंख्यक के हाथ में आ गया। अल्पसंख्यक एक माइनॉरिटी क्लास के हाथ में आ गया, जो कि धार्मिक आचरण का होता था, धार्मिक स्वरूप का होता था। तो जो उन्होंने कहा कि जो प्रीस्टली क्लास थी उसके हाथ में आ गया थर्ड स्टेज में लॉ का डेवलपमेंट, जब उन्होंने बताया। तो फोर्थ जो उन्होंने स्टेज बताई, फोर्थ क्लास इज कॉडिफिकेशन की क्लास थी, जो स्टेज थी वो कोडिफिकेशन की थी, संहिताकरण की जो स्टेज थी। तो उन्होंने कहा कि चौथा युग संहिताओं का युग था। तब तक हेनरी मैन कहते हैं कि जो लेखन का कला थी, जो आर्ट ऑफ राइटिंग था, वो पिक्चर में आ चुका था। तो लास्ट एंड फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज कोडिफिकेशन। बाय दिस टाइम द आर्ट ऑफ राइटिंग हैड डेवलप्ड so that a class of learned men and jurists came forward। वो लोग सामने आए, जो पढ़े लिखे एक क्लास थी, वो फॉरवर्ड सामने आए। who pronounced the authority of people। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि उनकी क्या अधिकार है, उनकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, उसके बारे में बताया। और इसी क्लास ने, जो लर्नेड मैन थे, जो जूरिस्ट थे, उन्होंने एक एडवोकेट किया, एक सिफारिश की, किसकी? दे एडवोकेटेड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ टू मेक इट मोर एक्सेसिबल। उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो कोडिफाई होना चाहिए, उसका संहिताकरण होना चाहिए, उसको लिखित में कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वो मोर एक्सेसिबल हो जाएगा। एक्सेसिबल का मतलब है कि वो
और ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। भाई वो एक्सेसिबल का मतलब होता है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाना, अवेल हो जाना। जैसे आजकल बहुत ईजीली एक्सेसिबल है मोबाइल्स। मोबाइल में एक टच करते हैं आप और आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ पता लग जाता है। तो एक्सेसिबल होना, मोर एक्सेसिबल होना, मोर इजीली अवेलेबल हो जाना। तो उन्होंने कहा कि दे एडवोकेटेड कोडिफिकेशन, उन्होंने कोडिफाई लॉ को कोडिफाई करने के लिए सिफारिश की, क्योंकि टू मेक इट मोर एक्सेसिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बाय विच द मोनोपोली ऑफ प्रीस्टली क्लास केम टू एंड। इससे क्या हुआ कि जो मोनोपोली हो गई थी प्रीस्टली क्लास की, जो पादरियों की या जो धर्माचारी जो लोग थे उनकी जो एक मोनोपोली हो गई थी, का मतलब है कि एक उनका जो एकाधिकार हो गया था लॉ की फील्ड में, उनका एकाधिकार अंत की ओर जाने लगा जब उन्होंने कहा कि इसको कॉडिफाई कर देना चाहिए। उसके बाद 4 स्टेजेस उन्होंने बता दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये 4 स्टेजेस के बाद उन्होंने कहा कि जो समाज था, जो सोसाइटीज़ थी, वो 4th स्टेज के बाद प्रगति नहीं कर, जो सोसाइटीज़ ने प्रगति नहीं की, प्रोग्रेस नहीं की, उन्होंने उन सोसाइटीज़ को एक नाम दिया स्टैटिक सोसाइटीज़, जो स्थिर समाज थे। उन्होंने कहा कि इन 4 स्टेजेस के बाद, 4 क्रम जो बताए लॉ के डेवलपमेंट के, उसके बाद जो सोसाइटीज़ थी वो 2 भागों में बट गई। एक जो सोसाइटीज़ थी उन्होंने उनको नाम दिया स्टैटिक सोसाइटीज़, STATIC, स्टैटिक मतलब स्थिर समाज का नाम दिया, जिन्होंने चौथे विकास क्रम के बाद, स्टेज के बाद डेवलप नहीं किया, उनको उन्होंने स्थिर समाजों का नाम दिया। और वो सोसाइटीज़ जिन्होंने चौथे विकास क्रम के बाद निरंतर डेवलप किया, निरंतर प्रगति की, उन्होंने उन समाजों को प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ का नाम दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ थी उन्होंने अपनी और आगे जो डेवलप किया, जो और आगे विधि का विकास किया, वो 3 तरीक़ों से किया। 3 मेथड्स बताए उन्होंने। वो उन्होंने कहा द सोसाइटीज़ विच कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ लॉ बाय न्यू मेथड्स आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी कैन डेवलप इट्स लॉज बाय 3 मेथड्स। उन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ थी, जो प्रगतिशील समाज थे, उन्होंने अपने भीतर जो विधि का विकास किया वो 3 तरीक़ों से किया। 3 तरीके कौन से थे? फर्स्ट इज़ लीगल फिक्शन, सेकंड इज़ इक्विटी एंड थर्ड इज़ लेजिस्लेशन। फर्स्ट जो लीगल फिक्शन, इसका मतलब कल्पितार्थ। दूसरा जो उन्होंने बताया इक्विटी इज इक्वल टू, इक्विटी को क्या कहेंगे आप? साम्य। एंड थर्ड जो उन्होंने बताया दैट इज़ लेजिस्लेशन, विधायन। इसमें जो फर्स्ट है, जो मेथड है लॉ के डेवलपमेंट का एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, वो उनको नाम दिया था उन्होंने लीगल फिक्शन का। तो लीगल फिक्शन से उनका मतलब है कि इसमें अकॉर्डिंग टू हेनरीमैन जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की, सोसाइटीज़ जब डेवलप होती है, उसमें प्रोग्रेस होती है सोसाइटीज़ में, तो कैसे होती है प्रोग्रेस? कि लोगों की नीड्स बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, और उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी चेंज होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि द लॉ, वो लोग लॉ चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी या पर्सन। जो नीड्स बदलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ चेंज हो जाता है, बट उसके जो टर्म, जो लेटर्स हैं, जो उसके शब्द हैं, उसमें चेंज नहीं होता। तो सुनिए, लॉ चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन लेटर ऑफ लॉ। कि लॉ के विधि जो कॉडिफाई कर दी गई है उसके शब्दों में कोई चेंज नहीं होगा, बट उसके ऑपरेशन में चेंज, उसकी क्रियान्विति में चेंज हो जाता है, जिससे कि वो जो लोगों की नीड्स बदल चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो सुनिए, इट्स लेटर रिमेनिंग अनचेंज, इट्स ऑपरेशन बीइंग मॉडिफाइड। कि उसके लेटर, या उसके लेटर का मतलब है शब्द, जो उसकी टर्म है, जो शब्द हैं लिखे हुए उसके, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट उसके ऑपरेशन में या उसकी क्रियान्विति में चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इंग्लिश लॉ में, कॉमन लॉ में प्रचलित हैं, चलते हैं। जैसे वहाँ कहा जाता है कि किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। एक प्रोवर्ब है वहाँ का, एक मुहावरा वहाँ
पे कहा जाता है कि राजा मर चुके हैं, राजा चिरायु हो। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑपरेशन उनका चेंज हो जाता है, उसकी क्रियान्विति में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन उनके जो टर्म या जो लेटर्स हैं, जो ये शब्द हैं, वो चेंज नहीं होते, वो रिमेनिंग मतलब सेम रहते हैं। तो सेकंड जो तरीका है, जो मेथड बताया है, वो इक्विटी बताई थी उन्होंने कि कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में प्रोग्रेस होती है लॉ की। तो साम्या जिसको कहते हैं, साम्या से आप क्या समझते हैं? इक्विटी एक 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 बॉडी ऑफ रूल्स है, ये एक रूल्स जिसको एक नियम कहेंगे आप, बॉडी ऑफ रूल्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड इसको कहते हैं। साइड बाय साइड का मतलब ये है कि ये लॉ के साथ साथ चलता है। जहाँ पर भी लॉ में कोई लूप होल्स होता है, जैसे एक जो कानून लिखे हुए हैं, संहिताबद्ध जो कानून है, उसमें कोई लूप होल्स हैं। लूप होल्स कैसे होते हैं? कुछ कमी हो अगर कानून में, कमी कैसे कहेंगे आप? जैसे आप सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई और उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन जो लॉ कॉडिफाइड है उसमें नहीं है, तो एक रिजिड सा लॉ है। रिजिड मतलब एक कानून की जो भाषा एक है वो बहुत कठोर है। कठोर का मतलब, रिजिड का मतलब ये होता है कि अगर इस भाषा के अंदर, इस कानून की लैंग्वेज के अंदर आपकी सोसाइटी में जो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है वो अगर फिट नहीं बैठ रही है, तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा? अकॉर्डिंग टू साम्या, अकॉर्डिंग टू इक्विटी। तो इक्विटी लॉ के जो लूप होल्स हैं, जो कमियां होती हैं, उसको कम करती है, उसको ख़त्म करती है, और उसको, उसकी जो रिजिडनेस है, उसकी लॉ की जो कानून की जो कठोरता है, कठोरता का मतलब कि एक जो शब्द उसके लिखे हुए हैं कानून के, अगर आपकी प्रॉब्लम उसमें फिट नहीं बैठ रही है तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो कठोर होता है कानून, तो उसकी कठोरता को कम करती है इक्विटी, और इक्विटी के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिल जाता है। इक्विटी के अकॉर्डिंग कैसे मिलता है? जैसे मैं सॉवरन हूँ, मैं जज हूँ और मैं बैठी हूँ वहाँ पे, तो अगर मेरे पास लिखित कानून में कोई आपकी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, तो मैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से आपको रिलीफ दे दूँगी। तो जो लूप होल्स कानून के हैं, लॉ के जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स मतलब कमियां जो उसमें हैं, और जो रिजिडनेस लॉ की होती है, उसको इक्विटी पूरा कर देती है। तो एक तरीके से आप इक्विटी को जैसे एक सप्लीमेंट कह सकते हैं लॉ का। सप्लीमेंट, जैसे हमारी बॉडी में कुछ कमी हो जाती है, कुछ किसी चीज़ की, विटामिन्स की या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं किसी के भी। तो हमारी बॉडी के लूप होल्स को, हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी को जैसे सप्लीमेंट्स कंप्लीट पूरा करते हैं, वैसे ही लॉ की कमी को, लॉ में जो लूप होल्स हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो रिजिडनेस है, जो कठोरता है लॉ की, उसको पूरा करती है इक्विटी। साम्या से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से, जब हम जो प्रॉब्लम्स समाज में उठी है, लॉ में अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम अपनी इक्विटी से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से, अपने विवेक से, जिसको कहेंगे आप विवेक से, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसका कर देते हैं, तो वो इक्विटी के अकॉर्डिंग किया गया माना जाता है। दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी। एंड थर्ड जो तरीका उन्होंने बताया लॉ के डेवलपमेंट का एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, दैट इज विधायन, जो लेजिस्लेशन है। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ का एक वो है, सोर्स है। विधि निर्माण की सबसे लोकप्रिय और प्रत्यक्ष प्रणालीबद्ध विधि विधायन कहा जाता है। तो इससे होने लगा, लेजिस्लेशन इज द मोस्ट पॉपुलर, सिस्टमैटिक एंड एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ लॉ मेकिंग। तो ये तीन तरीके, तीन मेथड्स बताए हेनरी मैन ने, सर हेनरी मैन ने, जिससे कि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ जो थी वो, उनमें लॉ का प्रोग्रेस हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट इनका सर हेनरी मैन की एक थ्योरी है, एक उनका विधिक सिद्धांत है, जिनको जो हम देखेंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया, जो आपके शॉर्ट नोट में अलग से भी आता है, जिसको उन्होंने नाम दिया फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रास्थिति से संविदा की ओर, प्रास्थिति से संविदा की ओर का मतलब आपको बताती हूँ मैं, एक बार सुनिए। इन्होंने अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मैन ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक समाज की सबसे छोटी जो यूनिट है, जो इकाई है, वो एक व्यक्ति है। तो जब बहुत कुछ थोड़े व्यक्ति मिलते हैं तो एक परिवार बनता है उनसे, और एक परिवार का एक घर हो जाता है, एक घर होता है। तो उस घर में एक सबसे ऊंची
स्टेज पर एक मेंबर होता है, सर्वोच्च स्थान जो वो रखता है। तो जो आपके सबसे बुजुर्ग होते हैं वो सबसे जो ऊंचा स्थान रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीमैन, घर के उन्होंने कुटुंबी जन नाम दिया उसको, जो सारे मेंबर्स हैं, तो उसको कुटुंबी जन। हम उनका जो थ्योरी है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, वो देख रहे हैं प्रास्थिति से संविदा की ओर बाय सर हेनरीमैन। तो उन्होंने कहा कि जो एक परिवार में सबसे ऊंचा स्थान रखता है, एक वो उसको उन्होंने एक नाम दिया जिसको पैटर फैमिलियास बोला, जिसको उन्होंने कुटुंब पिता बोला। तो अभी बताती हूँ मैं उसका क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू मैन, घर के कुटुंबीजन जो सारे मेंबर्स थे, जिसमें सारे प्राणी आ जाते हैं, जिसमें पशु, पहले लोगों के घर में पशु होते थे, सारे मेंबर्स पशु, और पहले स्लेवरी सिस्टम होता था, स्लेव्स होते थे घर में, जो दास कहा जाता है, दास प्रथा होती थी तब, तो दास होते थे। तो अकॉर्डिंग टू मैन, घर के कुटुंबीजन, पशु, प्राणी सभी, जिसमें दास भी आते, सब उनके अधीन माने जाते थे, जो सबसे ऊंची पायदान पे होता था जो मेंबर। तो वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, जो विधि का विकास हुआ, विधि का जो डेवलपमेंट हुआ, वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हुआ। पहले स्टेटस होता था, उसके अकॉर्डिंग चलती थी फैमिलीज और सोसाइटीज़। उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेटस जो था वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ने लगा। सुनिए, तो वो कहते हैं कि संविदा की ओर माना जाने, जो सोसाइटीज़ थी उसमें जो एक इंडिविजुअल था, वो उसके जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती थी, एक व्यक्ति के जो अधिकार और कर्तव्य होते थे, उसमें उसकी एक कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होते थे। जैसे दो ही कैटेगरीज होती थी परिवार में, एक तो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी जिसमें वो पितामह है, जिसको उन्होंने बोला कि कुटुंब पिता जिसको बोला, वो होता था। और दूसरी कैटेगरी उसके ऊपर डिपेंडेंट्स की होती थी, आश्रितों की होती थी, जिनमें सभी आते थे उस कुटुंब पिता के अलावा, जिसको उन्होंने पैटर फैमिलियास नाम दिया, PATER FAMILIAS, पैटर फैमिलियास। तो दो कैटेगरी होती थी। फर्स्ट कैटेगरी सबसे ऊंची पायदान की होती थी, जिसमें पैटर फैमिलियास आते थे, जो परिवार के सबसे बड़े मेंबर होते थे। और दूसरे कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में सभी आते थे, सभी प्राणी, भले ही उसमें पशु हों, उनके घर के स्लेव्स हों, जो दास होते थे वो, या फिर घर के मेंबर। तो दो तरीके के कैटेगरी होती थी। और सभी मेंबर्स की, सभी लोगों की, घर में जो भी लोग होते थे किस कैटेगरी के हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके अधिकार और कर्तव्य होते थे। वो कहते थे कि स्टैटिक सोसाइटीज़ को अगर छोड़ दें, उसको तो हमने अलग रख दिया, तो जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ थी उनमें हैसियत कल्पना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जैसे जो पहले हैसियत के आधार पर होते थे, सारे लोग एक पैटर फैमिलियास, ये एक कुटुंब पिता के ऊपर आश्रित होते थे। तो वो जब प्रोग्रेस होने लगी सोसाइटीज़ में, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील समाजों की, और प्रगति हुई जब, तो जो स्टेटस था, जो हैसियत थी, वो हैसियत की जगह क्या आने लगी, हैसियत की कल्पना धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और उसकी जगह विकास जो हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर होने लगा, संविदा की ओर बढ़ने लगे। तो कुटुंब पर आश्रितता, डिपेंडेंसी जो थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और इसकी जगह जब स्टेटस ख़त्म होने लगा और कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आने लगा, तो क्या हुआ, पर्सनल ऑब्लिगेशंस आ गई। पर्सनल ऑब्लिगेशंस को बोलेंगे आप वैयक्तिक बाध्यताएं। जैसे पहले एक कुटुंब पिता होते थे और बाकी उनके सब आश्रित होते थे, तो उनकी खुद की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती थी, बाध्यताएं नहीं होती थी। सब चीज़ों के लिए जो कुटुंब पिता थे वही रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो स्टेटस था वो खत्म होने लगा, टू द एंड, मतलब उस समाप्त होने लगा, और वो धीरे धीरे पिक्चर में क्या आने लगा, कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा आने लगी। संविदा का मतलब अभी आपको बताती हूँ। तो जो पर्सनल ऑब्लिगेशंस थी, वो पर्सनली लोगों की, जो मेंबर्स थे, उनकी वैयक्तिक बाध्यता के साथ वो जीने लगे। जैसे वो अपने कार्य के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होने लगे। जो लास्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी में कुटुंब आता था, पूरा पूरा कुटुंब आता था, कि एक जो लास्ट जो यूनिट है एक पूरी सोसाइटी की, ये एक पूरा कुटुंब है। कुटुंब मतलब एक पूरा परिवार है, और उसके लिए एक इंडिविजुअल लायबल नहीं होता था।
अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग लाइबिलिटी नहीं होती थी, पूरा कुटुंब लाइबल होता था, तो उसको एक यूनिट माना जाता था। लेकिन अब जो लास्ट यूनिट जो कुटुंब मानी जाती थी, अब एक इंडिविजुअल माना जाने लगा। मतलब जैसे हमारे घर में मैं पेटर फैमिलियास हूँ और आप सब लोग मेरे मेंबर्स हैं, तो आप आश्रित हैं मुझ पे, दो कैटेगरीज थी, और पूरा कुटुंब अलॉन्ग विद मी एंड ऑल ऑफ यू, तो एक यूनिट लास्ट माना जाता था और उनकी ऑब्लिगेटरी एक अकेली की मानी जाती थी, एक कुटुंब की। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिविजुअल एक एक बंदा अपने लिए खुद के लिए लायबल होने लगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ने लगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आने लगा, और कुटुंब पिता संस्था जो थी, पेटर फैमिलियास जो इंस्टीट्यूशन था, केम टू एन एंड। वो प्रथा समाप्त होने लगी, पेटर फैमिलियास खत्म होने लगे, और जो स्लेवरी सिस्टम था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, दास स्वतंत्र होने लगे, और अब जो राइट्स थे और जो ऑब्लिगेशंस थी वो व्यक्तियों की, इंडिविजुअल्स की जो फ्री सौदेबाजी होने लगी। सौदेबाजी का मतलब होता है कि आप मेरे लिए ये करेंगे, मैं आपके लिए ये करूँगा। अगर जैसे आज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगाएंगे आप, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर है, उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ संयुक्त रूप से इकट्ठे लायबल नहीं होते, तो एक एम्प्लॉई जो है वो खुद के लिए खुद लायबल होता है। तो स्वतंत्र सौदेबाजी पर कि आप मुझे इतना सैलरी देंगे तो मैं आपके लिए ये काम करूँगा, तो अलग अलग जो इंडिविजुअल थे अपने लिए खुद लायबल होने लगे, तो जो स्टेटस था वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ने लगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो नियोजक के साथ संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सेवक थे या जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाने लगी, स्वतंत्रता दी जाने लगी। तो जो हेनरी मैन थे, उनका ये जो उन्होंने ये सिद्धांत दिया स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का, ये इन्फ्लुएंस्ड था जो अमेरिका में उन्होंने देखा कि नॉर्थ अमेरिका जो था वो स्टेटस को डिनाई करता था और कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड था, और जो साउथ अमेरिका था वो स्लेवरी सिस्टम को अभी भी फॉलो करता था, और वहाँ पे स्टेटस को फेवर किया जाता था। तो इन दोनों में जब गृह युद्ध हुआ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को जीतते हुए देखा था, और इससे वो इन्फ्लुएंस थे, और वो कहते थे अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन कि जो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कहा कि जो प्रगतिशील समाज हैं वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी ये सिद्धांत दिया कि अगर प्रोग्रेस करनी है तो वो स्टेटस को ख़त्म करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो प्रास्थिति जिसे आप स्टेटस कहते हैं को संविदा की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी सोसाइटीज़ प्रोग्रेस कर सकेंगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सर हेनरी मैन। थैंक यू सो मच।